उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल ये है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल, अ नॉन लीनियर elastic material is subjected to axial loading if elastic strain is 18%, elastic strain कितना दे रखा है 18%, if stress strain relation is sigma equals to c epsilon square, sigma equals to c epsilon square where c is constant, ये जो c है वो कोई constant है, given c equals to 1.2 into 10 to the power 5 मेगा पास्कल। हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला, कैलकुलेट द रेजिलियंस ऑफ मटेरियल। तो हमें जो मटेरियल दे रखा है वो अब नॉन लीनियर मटेरियल है, ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि जो मटेरियल है वो कैसा है, नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल। फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि लीनियर इलास्टिक मटेरियल और नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल। तो अब हमें रेजिलियंस निकालना है इस मटेरियल का। तो रेजिलियंस क्या होता है, मान लीजिए अगर ये लीनियर बोलता तो स्ट्रेट लाइन होता, पर ये लीनियर नहीं है, ये कैसा है, नॉन लीनियर है। और उसने उस ग्राफ का इक्वेशन दे रखा है क्या, सिग्मा इक्वल टू सी एप्सिलॉन स्क्वायर। तो इधर स्ट्रेस होगा और इधर स्ट्रेन होगा। ये कैसी इक्वेशन है, सिग्मा इक्वल टू सी एप्सिलॉन स्क्वायर, एक पैराबोला की इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, पैराबोला की इक्वेशन है। तो इसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा। इसने बोला है कि इफ इलास्टिक स्ट्रेन इज 18%, मतलब एप्सिलॉन ई इलास्टिक वो कितना है 18%, मतलब 0.18, मतलब इलास्टिक लिमिट तक जो स्ट्रेन होगा वो कितना होगा 0.18%। तो मान लीजिए ये वो इलास्टिक पॉइंट है, यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू दे रखी है 0.18, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें डाटा ये दे रखा है। सबसे पहले बताया है कि मटेरियल कैसा है, नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल। तो नॉन लीनियर बोला तो ये यहाँ पर जो इसका कर्व बनेगा, मतलब जिसका ग्राफ बनेगा वो एक कर्वी लीनियर होगा। और उसका इक्वेशन उसने दे दिया कि सिग्मा इक्वल टू सी एप्सिलॉन स्क्वायर। इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है वो ग्राफ। फिर हमें ये बता रखा है कि जो स्ट्रेन है वो इलास्टिक लिमिट तक कितना है 0.18। तो ये स्ट्रेन की वैल्यू पता लग गई हमें, ठीक है। अच्छा, सी की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, सी कितना है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5 मेगा पास्कल। हमें क्या निकालना है, रेजिलियंस निकालना है। रेजिलियंस क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कहाँ कहाँ तक, पूरे। तो हमें जो क्वेश्चन में क्या रखा है कि हमें रेजिलियंस निकालना है। तो रेजिलियंस क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व होगा कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक। ये इसका इलास्टिक लिमिट था, इलास्टिक पॉइंट, ठीक। तो ये एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे, एक स्ट्रिप अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ट्राइंगल तो नहीं है कि मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके कर लूंगा। ये मैंने एक स्ट्रिप अज्यूम करा, इसकी थिकनेस है डी एप्सिलॉन, ठीक। और यहाँ पर जो स्ट्रेस है इस पॉइंट पर मान लीजिए सिग्मा। तो ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रिप्स होंगे, इन सारी स्ट्रिप्स को अगर मैं जीरो से लेकर 0.18 तक ऐड कर दूं, जीरो से लेकर लिमिट एप्सिलॉन की लिमिट जीरो से 0.18 तक अगर सारे स्ट्रिप्स को ऐड कर दूं, तो मेरे पास ये टोटल एरिया आ जाएगा। ये आपको पता होगा, वैसे ये आपने छोटे क्लास में भी समझा होगा, 11th में, 11 12th में जब एरिया अंडर द कर्व निकालते थे। तो उसी को सॉल्व करते हैं, मैं इसे रख करता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन में वैसे रेजिलियंस पूछा है, पर जो हमें ग्राफ दे रखा है वो स्ट्रेस कर्व दे रखा है। मतलब जैसे जो हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, मॉडुलस और रेजिलियंस निकालेंगे। पर उसने दोनों को एक ही बता दिया है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखते हैं। तो अगर मुझे टोटल रेजिलियंस निकालना है, रेजिलियंस मतलब टोटल एरिया, टोटल एरिया इक्वल टू क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कीजिए जीरो से एप्सिलॉन ई तक, इलास्टिक लिमिट के स्ट्रेन तक, क्या, एरिया ऑफ स्ट्रिप
ठीक है, इस एरिया ऑफ शिप को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं यहाँ से लेके यहाँ तक, जीरो से लेके एप्सिलॉन ई तक, इलास्टिक लिमिट के स्ट्रेंथ तक, तो मुझे आंसर मिल जाएगा, पूरा एरिया मिल जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जीरो से लेके स्ट्रेन एट द पॉइंट ऑफ इलास्टिक कितना है, 0.18, 0.18। और एरिया ऑफ शिप कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा, सिग्मा, सिग्मा इंटू डेल्टा ई, सिग्मा इंटू डेल्टा ई, सॉरी ई बोल रहा हूँ, सिग्मा इंटू डेल्टा एप्सिलॉन। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को, जीरो से 0.18, सिग्मा की वैल्यू है सी एप्सिलॉन स्क्वायर डी एप्सिलॉन। ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। तो उसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो आ जाएगा सी एप्सिलॉन क्यूब, स्क्वायर था तो क्यूब डिवाइड बाई 3, जीरो से लेके 0.18। सॉल्व करते हैं, सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, कांस्टेंट है 1.2 इंटू 10⁵, लिमिट पुट करते हैं 0.18 क्यूब बाई 3 माइनस 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.2 इंटू 10⁵ इंटू 0.18 पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। तो जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो है 233.28 मेगा पास्कल। तो जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई वो कितना हुआ, इतना। तो जो रेजिलियंस तक तो जो रेजिलियंस तक एनर्जी स्टोर, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर वो कितना था, 233.28 मेगापिक्सल। तो इस मटेरियल का जो रेजिलियंस निकला वो कितना निकला, 233.28 मेगा पास्कल। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया था। मैं एक बार जल्दी से फिर से बता देता हूँ, ये हमें मटेरियल दे रखा था, नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल था, इसका इक्वेशन दे रखा है हमें। हमें क्या करना था, रेजिलियंस निकालना था, मतलब एरिया अंडर द कर्व कहाँ तक, ई पॉइंट तक, इलास्टिक लिमिट पॉइंट तक निकालना था। तो ये पूरा एरिया कैसे निकालेंगे, एक स्ट्रिप अज्यूम कर लेते हैं, उस स्ट्रिप का एरिया को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे सारे स्ट्रिप्स को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। इंटीग्रेट करना आप लोगों को आता है, वो इंटीग्रेट करा है मैंने बस, बाकी से सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं वो कुछ इस तरह है। ये हमें एक बीम दे रखा है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है पूरे लेंथ के अक्रॉस, और कितना है 150 mm²। और जो यंग मॉडुलस दे रखा है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूरे लेंथ में, वो कितना दे रखा है 70 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। इस क्वेश्चन में हमें पूछा ये है कि हमें निकालना है डेल्टा, मतलब कितना ये इलोंगेट होगा, ये जो लोड लगेगा इसकी वजह से कितना इलोंगेशन आएगा, इलोंगेशन होगा या कंप्रेशन होगा नेट, वो देख लेंगे हम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में इससे पहले मैंने ये बताया था कि जैसे मान लीजिए जो डेल्टा निकलता है, ये लोड पी लग रहा है, उसकी वजह से जो ये लोड अगर पी लग रहा है तो उसकी वजह से जो डेल्टा आएगा वो कितना आएगा, पी एल अपॉन ए ई। ये हमने समझा था पहले। तो उस टाइम पे मैंने ये बताया था कि ये जो फॉर्मूला है पी एल अपॉन ए, ये तभी लग पाएगा जब एल लेंथ में जो ये तीनों चीजें हैं वो कांस्टेंट हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी, यंग मॉडुलस भी, और लोड भी। अब देखिए ये जो पूरा लेंथ एल है, इसमें ए और ई तो कांस्टेंट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो पी लोड है वो वेरी कर रहा है। इसका मतलब मुझे इस बीम को किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सेगमेंट्स में। मैं इस सेगमेंट का निकालूंगा डिफॉर्मेशन, इलोंगेशन इसका, फिर इसका, फिर इसका, इन तीनों को ऐड कर दूंगा। मतलब एक साथ पूरे बीम में पी एल अपॉन ई नहीं लगा सकते, पर इंडिविजुअल पार्ट्स का लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल पार्ट में जो लोड पी होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। एरिया ए और ई तो कांस्टेंट दे ही रखा था, अब लोड भी कांस्टेंट हो जाएगा।
तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये फॉर्मूला तब लगाना वैलिड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इस बीम का एफबीडी बनाना पड़ेगा, तो एफबीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर मैं पहले वाले 1 मीटर को कंसीडर करूं, इस वाले सेक्शन को कंसीडर करूं, तो इसका अगर एफबीडी बनाए हम, ये कितना दे रखा है, ये 1 मीटर दे रखा है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में अगर आप इस डायरेक्शन से चलते हैं, मतलब यहाँ यहाँ से एफबीडी बनाना चालू करते हैं, पहले इसका फिर इसका फिर इसका, तो होगा क्या कि अल्टीमेटली अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो इस वाले लोड को कंसीडर करके आप जो एंड में लोड आएगा ऑटोमेटिकली यही आएगा, ये खुद ब खुद मैच करेगा। चलिए देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इस वाले प्लेन पे कितना लोड लग रहा है, 52 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, इस बॉडी को बैलेंस करने के लिए इधर कितना जनरेट होगा, 52 किलो न्यूटन। ठीक है, तो फर्स्ट वाली बॉडी का एफबीडी बन गया। अब दूसरी वाली बॉडी को कंसीडर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इस 52 किलो न्यूटन को बैलेंस करने के लिए इस सेक्शन में भी ऑपोजिट डायरेक्शन में 52 किलो न्यूटन जनरेट होगा। ठीक, जैसे कि हमने ये पढ़ा था ना कि यहाँ पर ये लोड अगर पी लग रहा है, तो अगर हम सेक्शन काटे, उसको अगर हम अलग अलग देख लें, तो यहाँ पर भी पी जनरेट होगा और इधर भी पी जनरेट होगा, इक्वल है ना, ऑपोजिट। ऐसे ही इस 52 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 52 जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पहले से ही कुछ लोड दे रखा है, कितना दे रखा है, इस डायरेक्शन में दे रखा है 48 किलो न्यूटन। देखिए, जैसे मैंने इस 32 को इस वाले बॉडी पे कंसीडर नहीं करा, क्यों, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन से चल रहा हूँ, तो पहले इसको सॉल्व करा तो इसका ऑटोमेटिकली आएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो इसका ऑटोमेटिकली आएगा। तो नेट इस सेक्शन पे जो लोड है वो कितना है, इस तरफ है, क्योंकि 52 इस तरफ है, 48 इस तरफ है, 52 ज्यादा है, तो नेट जो फोर्स है इस तरफ वो कितना है, 52 माइनस 48 मतलब 4 किलो न्यूटन। ठीक, अब इस 4 किलो न्यूटन जो इस वाले सेक्शन पे लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए इस सेक्शन में भी 4 किलो न्यूटन ही जनरेट होगा। ठीक है, अब लास्ट सेक्शन को कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले तो इस 4 किलो न्यूटन को बैलेंस करने के लिए सेक्शन पे, यहाँ पर 4 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में 4 किलो न्यूटन लगेगा। और फिर पहले से ही हमें 32 किलो न्यूटन इस डायरेक्शन में दे रखा था। ठीक है, ये जो लोड दे रखा था वो 32 किलो न्यूटन। तो नेट जो इस डायरेक्शन में जो फोर्स आया वो कितना आया, 32 प्लस 4 मतलब 36 किलो न्यूटन। अब इस 36 किलो न्यूटन को इस सेक्शन पे बैलेंस करने के लिए उधर कितना जनरेट होगा, 36 किलो न्यूटन। तो आप देख सकते हैं कि हमने कैलकुलेशन यहाँ से चालू करी, पर लेकिन जो एंड में जो इस सेक्शन पे स्ट्रेस आ रहा था वो सेम है जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो जो स्ट्रेस जो लोड दे रखा है वो मैच कर जाएगा। किसी भी एक डायरेक्शन से चालू करिए, अगर आपको यहाँ से चालू करना है तो पहले आप यहाँ से ड्रॉ करते हुए इधर जाइए, तो ये वाला मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने बना लिया एफबीडी। इसको सिंप्लीफाई करके मैं बस इतना लिख देता हूँ कि पहले वाले सेक्शन पे 52 इस वाले पे इस वाले पे कितना लग रहा है नेट, 4 किलो न्यूटन 4 किलो न्यूटन, और इस वाले पे 36 किलो न्यूटन 36 किलो न्यूटन। अब हर बॉडी पे ये 1 2 3 जो बॉडी है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 जो ये बॉडी है, इस पे अब जो फोर्स है वो यूनिफॉर्म हो गया। तो 1 मीटर पे जो लोड है वो यूनिफॉर्म है। ऐसी ये जो लेंथ है ये 2 मीटर है, और ये जो लेंथ है 2 मीटर है। तो देयरफॉर अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इंडिविजुअली इन सब पे पी एल अपॉन ए फॉर्मूला से इलांगेशन निकाल सकता हूँ। तो चलिए निकाल के देखते हैं। तो मैं ऊपर वाले पार्ट को रफ कर रहा हूँ, ये डायग्राम आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, बस फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर निकालना है। तो डेल्टा टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। इन तीनों के इलांगेशन को ऐड करूंगा तो टोटल डेल्टा आ जाएगा जो हमें वहां निकालना है क्वेश्चन में। तो डेल्टा 1 क्या है, ये टेंशन है, इसका मतलब इलांगेट होगा। तो इसमें अगर मैं पी एल अपॉन ए फॉर्मूला लगाऊं, तो पी कितना है, 52 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन को मैं न्यूटन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 10⁻3। तो ये पी लेंथ कितना है, 1 मीटर, मतलब 10⁻3 mm। पी एल हो गया। अब ए कितना दे रखा है,
150 mm²। ई कितना दे रखा है? 70 × 10⁻³ मेगा पास्कल। मेगा पास्कल का मतलब न्यूटन पर mm² ही होता है, तो ये न्यूटन पर mm। तो ये फर्स्ट वाले के लिए ये इलोंगेशन आया। ऐसे ही अगर सेकंड वाली के लिए लिखे तो पी एल अपॉन ए, यहाँ पर भी टेंशन टेंशन ही लग रहा है, कितना लग रहा है? 4 kN। तो 4 × 10⁻³ पी एल कितना दे रखा है? 2 मीटर, मतलब 2 × 10⁻³ अपॉन में एरिया कितना दे रखा है? 150 mm², इंटू ई कितना दे रखा है? 70 × 10⁻³। यूनिट्स का जरूर ध्यान रखिएगा कि सारी यूनिट सेम उसमें हो। तो ये मिडिल वाला लिख लिया। अब डेल्टा थ्री को लिख लेते हैं। डेल्टा थ्री लास्ट वाले सेक्शन में भी टेंशन ही लग रहा है, तो कितना लग रहा है? 36 kN। तो ये हो जाएगा, पी की वैल्यू हो जाएगी 36 × 10⁻³ न्यूटन, इंटू लेंथ कितना दे रखा है? ये भी 2 मीटर ही दे रखा है, तो 2 × 10⁻³। तो पी एल अपॉन एरिया कितना दे रखा है? 150, और ई की वैल्यू दे रखी है 70 × 10⁻³। तो ये हमने डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री को लिख दिया। डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री, इसको बस सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो मैं जल्दी से इसे सॉल्व कर लेता हूँ। 52 × 10⁻⁶ अपॉन 150 इंटू 70 × 10⁻³ प्लस 4 × 10⁻³ अपॉन 150 इंटू 70 प्लस 36 × 10⁻³ इंटू 2 डिवाइड बाई 150 इंटू 70। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ और एक बार। तो जो नेट डेल्टा आ रहा है, तो डेल्टा टोटल इन तीनों को ऐड करके वो आ रहा है 12.571 है मैडम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। आप लोगों को समझ में आया होगा कि डेल्टा टोटल हम पूरे लेंथ में नहीं निकाल सकते थे, पीएल अपॉन ए नहीं लगा सकते थे, लेकिन जब हमने उसको फ्रेगमेंट्स में, सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो अब हर इंडिविजुअल बॉडी का, सेगमेंट का जो लोड है वो यूनिफॉर्म हो गया उस लेंथ के लिए। तो हमने इंडिविजुअल इलोंगेशन निकाला, उन सबको ऐड करा, तो टोटल इलोंगेशन आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बस इतना ही था, इजी क्वेश्चन था, पहली बार कर रहे हैं तो ये इतना टाइम लगा क्योंकि आपको समझाने में, लेकिन ये करेंगे तो हद से हद बस कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। बाकी ये सब तो आप देख के ऐसे 5 सेकंड में या 6 सेकंड में ये कर लेंगे, ये वीडियो बना लेंगे। ठीक है, तो पहली बार एक दो बार आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि एक बीम दे रखा है, दोनों तरफ से फिक्स्ड है, और इसमें जो लोड दे रखा है वो 2p और 5p इन दो सेक्शन पे लग रहा है, लेंथ l, 2l और l। हमें क्या निकालने के लिए बोला है कि यहाँ पर जो सपोर्ट रिएक्शन डेवलप होगा आर ए और आर डी, उनकी वैल्यू क्या होगी वो निकालने के लिए बोला है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं जो पिछले हमने क्वेश्चन करा उससे क्या डिफरेंस है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो कुछ ये था, इस क्वेश्चन में क्या था कि कोई भी अननोन नहीं था, हर सेक्शन पे हमें जो फोर्सेस है वो पता था। मान लीजिए अगर मुझे यहाँ अगर फोर्स निकालना है कि इस वाले सेक्शन पे कितना है, तो इस वाली बॉडी को कंसिडर करिए इतने को, ये 52, तो इधर भी 52। अगर मुझे यहाँ यहाँ निकालना है तो कितना हो जाएगा, इस बॉडी को कंसिडर करिए, इधर 52, यहाँ कुछ 48, तो यहाँ कितना लगेगा 52 इधर 40, 52 इधर 48 इधर, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, वो भी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। ऐसे करके आप हर सेक्शन पे फोर्सेस निकाल सकते हैं। पर लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या हो गया, क्योंकि ये जो एंड है वो फिक्स्ड है, यहाँ पर जो रिएक्शन है वो हमें अभी पता नहीं है। तो अगर मुझे इस सेक्शन पे फोर्स निकालना पड़ेगा तो मुझे आर ई की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो ऐसे एफबीडी बना के निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में जो अननोन था वो जीरो था, कोई भी अननोन नहीं था यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं, इजिली बस एफबीडी बनाया, सबकी लॉन्गेशन को ऐड कर दिया। पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे आर ए एंड आर डी निकालना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए इस क्वेश्चन में आर ए और आर डी क्यों पूछा है, डेल्टा अगर क्यों नहीं पूछा इसने, जैसे इस क्वेश्चन में कितने इलोंगेशन हुआ वो तो पूछा था, यहाँ पर इलोंगेशन क्यों नहीं पूछा। अगर पूछता तो आंसर पहले ही जीरो होता, क्योंकि दोनों तरफ से फिक्स है, क्या इलोंगेट होगा, कुछ इलोंगेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मतलब इन जो ये जो फोर्सेस लग रहे हैं अंदर, इसके वजह से बस रिएक्शंस डेवलप हो गए जो इस बॉडी को
स्ट्रेस में लेके जाएगा, इस बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। क्यों? ये बॉडी मूव करना चाहता है लेकिन इस सपोर्ट की वजह से ये स्टेशनरी है। ठीक है, तो डेल्टा अगर निकालने के लिए बोलता, इस केस में वैसे बोलेगा ही नहीं, उसे भी पता है, फालतू का क्वेश्चन हो जाता, तो डेल्टा जीरो होता। इस केस में कितने अननोन्स है? दो, आर ए और आर डी, ये दो ही तो है। तो मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर लूं, ये मान लीजिए आर ए की डायरेक्शन और ये आर, मान लीजिए सपोर्ट रिएक्शन लगा रहे हैं वो आर डी ई है। ये कोई रूल नहीं है कि इधर लगाना है इधर लगाना है, आप दोनों को उस डायरेक्शन में लगा दीजिए, दोनों को इस डायरेक्शन में लगा दीजिए। हमें पता नहीं है ना कि किस डायरेक्शन में लग रहा है और कितना मैग्नीट्यूड है, वही तो हमें निकालना है। तो हमने आर्बिट्रली किसी भी डायरेक्शन में लगा दिया, आर एन आर डी लगा दिया। हाँ, अगर ये डायरेक्शन गलत होता है तो क्या होगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, बस उसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर कितने अननोन्स है? दो अननोन है। अननोन कितने हैं? दो। इसके इसका मतलब दो अननोन को सॉल्व करने के लिए हमें कितनी इक्वेशन चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए, तभी सॉल्व हो सकता है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। वर्टिकल फोर्सेस इसमें है नहीं। ठीक है, तो सपोर्ट्स में भी कोई वर्टिकल रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन होता है इसमें बॉडी को हम मासलेस अज्यूम करते हैं, वरना वो बोल देता है कि इस बॉडी का वेट कुछ ऐसा है, तो अगर वेट होता तो इसका कुछ इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा होता वेट की वजह से। तब ये जो सपोर्ट रिएक्शन है, तब वो ऊपर की डायरेक्शन में भी कुछ लोड रिएक्शन लगाते हैं। अभी के लिए जो हमें लोड दे रखा है वो एक्सियल दे रखा है और हॉरिजॉन्टल दे रखा है। तो इस केस में जो सपोर्ट्स में जो रिएक्शन भी डेवलप होगा वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली डेवलप होगा। तो समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी फिक्स है, स्टेशनरी होना चाहिए, बॉडी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ये कैसी इक्वेशन है? ये एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या? समीशन हॉरिजॉन्टल इक्वल टू जीरो। तो अगर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ऐड करें, इस डायरेक्शन में ऐड करते हैं, तो आर ए प्लस टू पी माइनस फाइव पी, माइनस फाइव पी क्यों करा? क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, फाइव के ऑपोजिट, माइनस आर डी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से आ गया आर ए माइनस आर डी इक्वल टू थ्री पी। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। हमें दो इक्वेशन चाहिए था आर ए और आर डी का, एक इक्वेशन हमें मिल गया। अब देखिए, जो एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है वो सिर्फ तीन ही होती है। मैं लिख देता हूँ, ये बाद में आपको बहुत यूज होगा। यूज क्या होगा कि जब भी कभी बीम, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी एलिमेंट में फोर्सेस या लोडिंग लग रही होगी, तो उसकी रिएक्शंस या उसके अननोन मेंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है वो तीन होती है। समेशन हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू जीरो, समेशन वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू भी जीरो होगी, मतलब इसको भी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि कोई मोमेंट लग नहीं रहा होगा। क्यों? क्यों नहीं लग रहा होगा? क्योंकि ये सारे फोर्सेस कैसे हैं? एक्सियल ही है, मतलब कोई भी इसेंट्रिसिटी नहीं है। जब इसेंट्रिसिटी नहीं है तो ये वाला भी नहीं यूज हो सकता। वर्टिकल लोडिंग ही नहीं है तो समेशन बी भी नहीं यूज हो सकता। समेशन एच यूज हो सकता था तो हमने यूज कर दिया, ये इक्वेशन डेवलप हो गई। अब हमें कितनी इक्वेशन चाहिए? दो चाहिए। एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस तो खत्म हो गए, ये यूज कर सकते थे, यूज कर लिया, एक इक्वेशन आ गया। मतलब अब जो दूसरी इक्वेशन चाहिए वो हमें दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा। अच्छा देखिए, एक ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें कि ये जो सेक्शंस है कुछ इलोंगेट होगा, कुछ कंप्रेस होगा, पर जो भी इलोंगेट या जो भी कंप्रेस होगा कुछ इस तरीके से होगा कि जो नेट डिफॉर्मेशन है या नेट इलोंगेशन है वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेंबर कैसा है? फिक्स्ड, दोनों ही साइड से फिक्स्ड है, तो ये मेंबर इलोंगेट नहीं हो सकता। मान लीजिए कि ये वाला जो मेंबर है या ये वाला जो मेंबर है ये 3 mm कंप्रेस हो गया, तो ये 1 mm इलोंगेट होगा और ये 2 mm इलोंगेट होगा, ताकि जो नेट इलोंगेशन है वो जीरो आ जाए। ठीक है, ठीक है, ये तो जनरल ऑब्जर्वेशन है कि जब सपोर्ट्स दोनों तरफ से रिस्ट्रेंट है, दोनों तरफ से फिक्स्ड है, तो जो नेट इलोंगेशन होगा इस पूरे बॉडी पे वो क्या होगा? जीरो होगा। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि डेल्टा टोटल, मतलब डेल्टा ऑफ बॉडी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है,
जो डेल्टा होगा वो जीरो होगा, इलोंगेशन टोटल। तो इस टाइप की इक्वेशन को, जैसे इसको एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहते हैं, इस टाइप की इक्वेशन को हम कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन कहते हैं। कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशंस। कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशंस क्या होती है? ये एक रिलेशंस होता है जो एक्सटर्नल लोडिंग और फोर्सेस, सॉरी, एक्सटर्नल रिएक्शंस और इलोंगेशंस के बीच में हमें एक रिलेशन बताता है। ठीक है, तो यहाँ जो एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जो इलोंगेशन हुआ वो जीरो होता है, तो ये कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री इक्वल्स टू जीरो, जीरो होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकेंड इक्वेशन ये हमने यूज कर लिया। ठीक है, तो दो अननोन था, दोनों को ही सॉल्व कर सकते हैं, ये दो इक्वेशन आ चुके हैं, तो वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन तो पहले से ही आर और डी के फॉर्म में ही है, अननोन तो यही था, आर और डी के फॉर्म में ही है, इसको आर एंड डी के फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? डेल्टा वन क्या है? इलोंगेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी, ये कितना होगा? उससे पहले मुझे इन सबका एफबीडी बनाना पड़ेगा, तो चलिए मैं इसका एफबीडी बना देता हूँ। आपने इतना नोट कर लिया होगा, मैं इतने वाले पार्ट को रफ कर रहा हूँ, सिर्फ इस इक्वेशन को रहने देता हूँ। लास्ट जो इक्वेशन आई है हमारे पास, देखिए जल्दी से बना लेते हैं। फर्स्ट वाली बॉडी लेंथ एल है, यहाँ पर कितना मैंने बताया था, कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ लीजिए, ये आर ए है। ठीक है, इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है? आर ए लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना जनरेट होगा? वो भी आर ए जनरेट होगा। सेकेंड वाली बॉडी का एफबीडी बना है, तो इस आर ए को बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में आर ए जनरेट होगा, और पहले से ही जो लोड लग रहा था इस डायरेक्शन में वो कितना लग रहा था? टू पी। तो नेट इस डायरेक्शन में कितना लोड आ गया? नेट जो लोड आया वो आया आर ए प्लस टू पी। ठीक है, अब इस आर ए प्लस टू पी को बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में आर ए प्लस टू पी जनरेट होगा। अब इस वाले मेंबर को देख लेते हैं, इसकी एफबीडी बना लेते हैं। इस आर ए प्लस टू बी जो इस तरफ लग रहा था, इसको बैलेंस करने के लिए इस तरफ लगना पड़ेगा, सेम सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में आर ए प्लस। और पहले से ही जो लोड लग रहा था वो इस डायरेक्शन में था 5p, तो जो नेट फोर्स आया, अब देखिए अब नेट फोर्स अब किसकी तरफ करेंगे? आर ए प्लस टू पी और 5p। अब आपको क्या पता है कि आप किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, आर ए प्लस टू पी का या 5p का? वो तो हमें पता नहीं, क्योंकि आर ए की वैल्यू हमें नहीं पता अभी तक। तो अब ये अज्यूम कर लीजिए इसको देख के कि आर डी जो एंड पे आ रहा है वो कैसा आ रहा है? इस डायरेक्शन में आ रहा है, डायरेक्शन तो ये है ना। ठीक है, तो इसका मतलब जो यहाँ पर जो लोड लग रहा होगा, जो नेट लोड आएगा वो भी कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तभी तो उसको बैलेंस करने की इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? ये माइनस ये, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस प्लेन पे इसको बैलेंस करने के लिए इस तरफ लगा आर ए प्लस टू पी, और पहले से ही 5p इस तरफ इस डायरेक्शन में दे रखा था, तो नेट लोड इस प्लेन पे कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस होगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। पर लेकिन किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? नेट लोड इस तरफ होगा या इस तरफ होगा? तो उसे पता करने के लिए आप यहाँ देख लीजिए, ये जो डायरेक्शन आपने चूज करा है वो आर डी इस तरफ चूज करा है, इसका मतलब जो नेट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तभी तो ये आर डी ऐसा आया होगा। अगर नेट इस डायरेक्शन में है तो इस नेट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये वाला डायरेक्शन, ये माइनस ये करना पड़ेगा, तो आर ए प्लस टू पी माइनस 5p, तो कितना हो जाएगा? आर ए माइनस 3p, आर ए माइनस 3p। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना लगेगा? ये जो हमने आर डी लिखा है ये एक्चुअली कितनी वैल्यू? आर ए माइनस 3p तो है, आर डी की वैल्यू कितनी है? यहाँ से अगर मैं आर डी निकालू, आर ए माइनस 3p, पूरी इक्वेशन को जैसे इसमें आर डी रख सकते हैं, पर पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन रहने दीजिए, आर ए, यहाँ पर भी आर डी को आप क्या लिख सकते हैं? आर ए माइनस 3p। यहाँ पर जो आर डी लग रहा है, इस वाली इक्वेशन को दो इक्वेशन का यूज करके तो सॉल्व करते हैं, तो इस वाली इक्वेशन से आर डी की वैल्यू आप लिख लीजिए आर ए माइनस 3p। ठीक है, तो देखिए बैलेंस भी हो गया। ये इस बॉडी पे जो लोड लग रहा है वो आर ए, इस बॉडी पे जो लोड लग रहा है वो आर ए प्लस टू पी, कंप्रेशन लग रहा है, इधर भी कंप्रेशन है और इधर भी कंप्रेशन ही हो रहा है, आर ए माइनस 3p। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, मतलब इस वाले बॉडी पे इतना,
इस वाले बॉडी पे इतना और इस वाले बॉडी पे इतना लोड लग रहा है। ठीक है, अब डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, ये जो हमने इक्वेशन लिखा है इसका यूज कर लेते हैं। अभी तक हमने इस इक्वेशन का यूज नहीं करा, सिर्फ इसका यूज करा। ठीक है, ये जो आर डी की वैल्यू हमने क्या लिखा, आर ए माइनस थ्री पी, इस वाली इक्वेशन से तो लिखा है। तो चलिए अब इस इक्वेशन का यूज करते हैं। तो मुझे थोड़ी जगह चाहिए होगी, मैं ये नीचे के इस वाले पोर्शन को इरेज कर देता हूँ, ये भी इरेज कर देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, इसे मार्क कर देता हूँ। ये लेंथ एल है, अंदर लिख देता हूँ, ये लेंथ एल है, ये टू एल है और ये एल है। तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री जीरो है, तो सब्सटीट्यूट करते हैं। डेल्टा वन पी एल अपॉन ए, फॉर्मूला तो वही लगा, पी एल अपॉन ए। तो पी कितना है, आर ए, एल कितना है, लेंथ एल ही दे रखा है, अपॉन ए इंटू ई। ये लोड कैसा है, कंप्रेशन है, मैं कंप्रेशन को नेगेटिव मान लेता हूँ, नेगेटिव। फिर यहाँ पर अगर पी एल अपॉन ए लगाए तो पी कितना है, आर ए प्लस टू पी, लेंथ कितना है, टू एल, अपॉन में एरिया ए, और ये भी कैसा हो रहा है, कैसे लोड है, कंप्रेशन, तो ये भी डिक्रीज ही करेगा। ऐसे ही इस वाले के लिए अगर पी एल अपॉन ए लिखें तो कितना हो जाएगा, वो आर ए माइनस थ्री पी, पी एल कितना है, एल ही है, लेंथ एल है, एरिया ए, यंग मॉडुलस ई, ये भी कंप्रेस हो रहा है, नेगेटिव, इक्वल्स टू जीरो। ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ए ई डिनोमिनेटर से हट जाएगा, तो इसे हटा देते हैं। ऊपर से एल हट जाएगा, सब में एल है ना, एल से डिवाइड कर दीजिए, तो एल हट गया, तो बचा क्या है यहाँ पर, माइनस आर ए, यहाँ माइनस आर ए बचा, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा, और ये टू, तो माइनस टू आर, माइनस टू आर ए माइनस फोर पी, माइनस यहाँ पर आर ए प्लस थ्री, ये माइनस हो गया, ये माइनस पहले ही अंदर से था, तो प्लस हो गया, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी होगी, माइनस आ रहे, माइनस टू आ रहे, माइनस आ रहे, तो हो गया तीन और एक चार, तो माइनस फोर आर ए, माइनस फोर आर ए इक्वल टू माइनस फोर पी प्लस थ्री पी, तो मतलब माइनस पी इक्वल टू जीरो। तो सॉल्व करें इसे, आर ए की वैल्यू कितनी होगी, माइनस फोर आर ए माइनस पी इक्वल टू जीरो, ये आ रहा है ना, मैं फिर से लिख देता हूँ, माइनस फोर आर ए माइनस पी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू कितनी होगी, आर ए इक्वल टू माइनस पी बाई, आर ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पी बाई फोर, यही तो हमें निकालना था। आर ए और आर डी की तो वैल्यू निकालनी थी, तो आर ए की वैल्यू कितनी आई, माइनस पी बाई फोर। ठीक है, बस वही कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन यूज करा, आर ई की वैल्यू आ गई। ऐसे अगर हम आर डी की वैल्यू निकाल ले, मैं यहाँ अगर सॉल्व करूं, आर डी क्या दे रखा है, आर ए माइनस थ्री पी, ये आर डी तो था, जो फर्स्ट इक्वेशन लिखा था वहां से यही तो लिखा था कि आर डी को आर ए माइनस थ्री पी। तो आर ए की वैल्यू क्या है, माइनस पी बाई फोर और माइनस थ्री पी। ठीक है, तो यहाँ से आर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस थर्टीन पी बाई फोर। तो आर डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस थर्टीन पी बाई फोर। अच्छा देखिए, अब आर ए और आर डी की वैल्यू कैसे आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव आने का मतलब जो हमने साइन चूज किया था, जो ये वाला साइन था, वो गलत हो गया। इसका मतलब आर ए का जो एक्चुअल जो फोर्स रिएक्शन डेवलप होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा, पी बाई फोर। अगर ये डायरेक्शन जो पहले हमने अज्यूम करा था वो अगर सही होता तो यहाँ पर आर ए पॉजिटिव आ जाता, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो अज्यूम डायरेक्शन था वो गलत है। अब आर ए की डायरेक्शन इधर है, पी बाई फोर, और आर डी की भी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब आर डी का भी जो ओरिजिनल जो फाइनल डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, थर्टीन पी बाई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था आर ए और आर डी की वैल्यू निकालना, वो सॉल्व हो गया। अच्छा, एक हम क्रॉस टेक लगा सकते हैं, आप पहले इसे लिख लीजिए, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करके आप देखते रहिए कहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ठीक है, उस हिसाब से लिख लीजिए।
एक क्रॉस चेन लगाते हैं। ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो चुकी है हमारे पास। समेशन एच हमने जीरो एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब करिए पी बाई फोर इस डायरेक्शन में नेगेटिव ले लीजिए, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। प्लस टू पी माइनस फाइव पी प्लस थर्टीन पी बाई फोर, ये जीरो आना चाहिए, सॉल्व करिए इसे। तो माइनस पी बाई फोर, थर्टीन पी बाई फोर, तो हो गया 12। ये टू पी और ये माइनस थ्री पी हो गया, और इन दोनों को मिला के प्लस थ्री पी, जीरो। सही आ रहा है समीशन एच इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हमने जो लोड निकाला है, जो रिएक्शन निकाला है वो सही है। ठीक है। अब इतना कुछ पहले वाले क्वेश्चन में नहीं करना पड़ा था, क्यों? पहले वाले क्वेश्चन था ही ऐसा, पहले 52 बता दिया था। उसके मैं देख के बता देता हूँ। इधर 48, इधर 32, इधर 36। तो नेट हॉरिजॉन्टल कितना है? 52 माइनस 52, माइनस 52 प्लस 48 माइनस 32 प्लस माइनस 36। सॉरी, ये डायरेक्शन इस तरफ थी, तो प्लस 36। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले से जीरो आ रहा है, तो समेशन एच पहले से जीरो है ही, पहले से ये बैलेंस था ही। तो यहाँ पर इसलिए इसीलिए तो यहाँ पर कोई अननोन नहीं था। यहाँ पर अननोन्स थे, तो उसको यूज करने के लिए हमने पहला तो एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करा कि समेशन एच इक्वल टू जीरो। दूसरा हमने कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन यूज करा कि जो नेट नेट जो डिफॉर्मेशन आएगा वो जीरो आएगा। तो चलिए एक चीज और थोड़ा सा आगे एनालाइज करते हैं। तो हमें जब सारे रिएक्शंस मिल गए हैं, हम अब हम करेक्टेड एफबीडी बनाते हैं। दोबारा अगर हम एफबीडी देखें, तो फर्स्ट वाली बॉडी का इस तरफ कितना लग रहा है? पी बाई फोर। तो इसे बैलेंस करने के लिए इधर भी पी बाई फोर। सेकेंड वाली बॉडी का इस पी बाई फोर को बैलेंस करने के लिए इस तरफ पी बाई फोर। और पहले से ही इसमें इस डायरेक्शन में टू पी लग रहा है, तो नेट जो इधर लोड आया वो कितना होगा? इस डायरेक्शन में आएगा, जो टू पी ज्यादा है पी बाई फोर से, तो टू पी माइनस पी बाई फोर कितना हो जाएगा? एट, सेवन पी बाई फोर। इस डायरेक्शन में इसको बैलेंस करने के लिए इधर, इसको बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होगा। लास्ट वाली बॉडी का एफ बी डी बने, तो इसको बैलेंस करने के लिए सेवन पी बाई फोर को, तो यहाँ सेवन पी बाई फोर आया, सेवन पी बाई फोर। और पहले से ही इस डायरेक्शन में जो लोड दे रखा था वो फाइव पी दे रखा था। फाइव पी बड़ा है सेवन पी बाई फोर से, तो जो नेट इस वाले सेक्शन में फोर्स आया वो बाहर इस डायरेक्शन में आया, और कितना आया? फाइव पी माइनस सेवन पी बाई फोर, मतलब 20 माइनस सेवन, 13 पी बाई फोर। और इसको बैलेंस करने के लिए 13 पी बाई, मैच करिए, इसी डायरेक्शन में तो था। तो अगर कैलकुलेशन सही होगी तो एंड में आंसर भी मैच करेगा। अच्छा एक चीज देखिए और, ये बॉडी टेंशन में है, इसका मतलब ये इलोंगेट होगा, या मतलब इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी। ये बॉडी कैसा है? कंप्रेशन में, तो डिक्रीज। और ये टेंशन में है, तो ये भी इंक्रीज। तो जो हमने समेशन डेल्टा इक्वल टू जीरो करा था, टोटल जो टोटल इलोंगेशन जो जीरो करा था हमने, कॉम्पेटिबिलिटी क्वेश्चन यूज करा था, वो इसलिए यूज हो पा रहा था क्योंकि नेट जो इलोंगेशन यहाँ से और यहाँ से आया कि मान लीजिए 1 mm इलोंगेट हुआ, ये 2 mm इलोंगेट हुआ, और जो नेट डिक्रीज हुआ बीच वाली बॉडी में वो 3 mm, तो नेट कितना हो गया? प्लस टू माइनस थ्री प्लस टू, जीरो। ठीक है, तो यही वो कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन था। ठीक है, ठीक। अच्छा, और एक चीज, ये ऊपर वाले क्वेश्चन को रफ करते हैं, एफबीडी है हमारे पास। क्वेश्चन वही खत्म हो गया था, आर और डी की वैल्यू निकल गई थी, ठीक है, पी बाई फोर और 13 पी बाई फोर। फिर डायरेक्शन देखा, फिर करेक्टेड एफबीडी देखा। उसी का बस एक फिजिकल हमें सिग्निफिकेंस पता लगे कि हमने करा क्या। उसी के लिए मैं इतना कुछ बता रहा हूँ कि ये जितना ये टेंशन में जाके इलोंगेट हुआ उतना ही कंप्रेस हुआ था, और ये भी टेंशन हुआ था, ताकि जो नेट इलोंगेशन था वो जीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि बॉडी कैसा था? फिक्स्ड एंड दोनों तरफ से फिक्स था। इसमें हम एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम बनाए, एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम क्या होता है? जैसे जो हमें ये बीम दे रखा था, ये बीम दे रखा है, ये एल, ये 2L और ये एल।
हमें ये बीम दे रखा था, ये एल, ये 2L और ये एल। तो अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग लोड लग रहे हैं, कहीं टेंशन कहीं कंप्रेशन और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो उसी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने वही बीम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लेंथ एल मान लीजिए, ये लेंथ एल, ये 2L, बीच का सेक्शन का लेंथ 2L था ना, और यह एल। तो इसको आप ड्रॉ करते हैं। मैं टेंशन को ऊपर ड्रॉ करता हूँ और कंप्रेशन को नीचे। टेंशन पॉजिटिव, कंप्रेशन नेगेटिव। साइन कन्वेंशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो पहले वाले सेक्शन में क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, और कितना लग रहा है, P/4। तो ये टेंशन कितना इतने सेक्शन पे, P/4 है इसकी वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव। दूसरे वाले सेक्शन पे कंप्रेशन लग रहा है, और कितना लग रहा है, 7P/4। और इसकी वैल्यू कितनी है, 7P/। और जो लास्ट वाले सेक्शन पे टेंशन लग रहा है, अच्छा उसकी वैल्यू कितनी है, 13P/4। P/4 से बड़ी है। तो इसे थोड़ा और ऊपर बनाते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 13P/। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। कि लेंथ के अक्रॉस में अगर मुझे यहाँ पर निकालने की, यहाँ पर कितना एक्सियल फोर्स लग रहा है, तो वो कितना लग रहा है, 7P/4 कंप्रेशन। यहाँ जैसे हम शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, ऐसे ही ये एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम, कि एक्सियल फोर्स का वेरिएशन उसके लेंथ के बाद, उसे बस ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। वरना तो यहाँ से भी पता लग रहा है, इसे बस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस साइन लगाया, टेंशन कितना, P/4। यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्रेशन कितना, 7P/4। यहाँ से लेके यहाँ तक टेंशन कितना, 13P/4। तो देखा जाए तो ये एक कन्वेंशनल क्वेश्चन था पूरा। पहले आपने सपोर्ट रिएक्शंस निकाले, वो निकालने के लिए भी दो इक्वेशंस का यूज करा, फिर करेक्टेड एफबीडी बनाया, फिर एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम पूरा कंप्लीट बनाया। ये अगर कन्वेंशनल पेपर्स में आता है तो ये लगभग 12 से 15 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाएगा। कभी कभी 20 नंबर का भी आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब लेक्चर नंबर 4 में अब आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी हमने न्यूमेरिकल्स अभी तक पढ़े उनको एक बार रिवाइज कीजिएगा। और ऐसे ही आगे जब लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे तो जो भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल साथ के साथ करते रहेंगे, और बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर ऑफ क्वेश्चन फिर से करेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स में ग्रिप हो वो बहुत अच्छी तरह है। ठीक है। अच्छा, आपके पास अगर गेट पीवीसीआर हो, आप कोई सा भी गेट पीवीसी ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन का। वहां से आप क्वेश्चंस को ट्राई करना चालू कीजिए, जो हम पढ़ा रहे हैं उन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। ठीक है। तो मुझे ये भरोसा है कि जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर भी पूरा खत्म नहीं हुआ है, आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे और भी कॉन्सेप्ट्स है। तो जितना हुआ है उतना पार्ट आप बुक से कीजिए उसे।